Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Sashna Agarwal, your law faculty for C and CS subjects. I hope आप लोग सब अच्छा कर रहे हो एंड आप सब अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो एग्जाम्स की। तो गाइज हमने SBEC सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 तक रिवाइज कर लिए थे। तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में या फिर अगर आप वीडियोस में जाके देखेंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। ये हम सारे चैप्टर आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। ये जो नोट्स हैं ये आपके मॉड्यूल को ध्यान में रख के मॉड्यूल से बनाया गया है। जितना इसको समराइज किया जा सकता था उतना समराइज किया गया है ताकि आप उतना ही पढ़ें जितना रेलेवेंट है और आपके पास वैसे नोट्स हो जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं इजीली कम टाइम में। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, चैप्टर नंबर 7 है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में वो कंपनीज होती हैं जो बनाई जाती हैं टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सेक्शन 8 वो कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनाई जाती हैं टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। और इसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं प्रमोट करने में ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी में। और ये कंपनी जो है वो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है, जहां पे ये प्रूव हो गया सेटिस्फैक्शन के लिए, किसके सेटिस्फैक्शन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए, कि किसी पर्सन ने या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने रजिस्टर किया है एज लिमिटेड कंपनी और उसके ऑब्जेक्ट्स हैं प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, और वो अपने प्रॉफिट्स लगा रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपने मेंबर्स को, वो कंपनीज होती हैं सेक्शन 8 कंपनीज। ये कंपनी सारे बेनिफिट्स एंजॉय करती हैं जो लिमिटेड कंपनीज को मिलते हैं। फर्म भी इसका मेंबर हो सकती है और ये कंपनी अपना एमओए और एओए ऑल्टर नहीं कर सकती एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया तो वो ऑल्टर कर सकती है और कन्वर्ट कर सकती है किसी दूसरी तरह की कंपनी में, तभी अगर कंडीशंस के साथ कंप्लाई हो रहा है तो। अच्छा, जहां पे ये प्रूफ हो गया सेटिस्फैक्शन की सीजीके की लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस लॉ फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8, तो वो अलाउ कर देगा कंपनी को कि वो इस सेक्शन में रजिस्टर हो जाए। मतलब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये सेटिस्फाई हो गया कि कोई कंपनी है जो पिछले एक्ट में बनाई गई थी या फिर इस लॉ में बनाई गई है जिसके ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 ऑब्जेक्ट्स के ही जैसे हैं, तो वो अलाउ कर देगी उस कंपनी को कि वो इस सेक्शन में रजिस्टर हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो रिवोक कर सकती है लाइसेंस सेक्शन 8 कंपनी का अगर कंपनी फेल करती है रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कंपनी की वाउंड अप हो जाए या फिर अमेलगमेट हो जाए दूसरी कंपनी के साथ। कंपनी अमेलगमेट तभी होगी अगर दूसरी कंपनी के भी सेम ही ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी के साथ ही अमेलगमेट होगी। अगर इस सेक्शन में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो फाइन लगेगा कम से कम 10 लाख का, जो 1 करोड़ तक जा सकता है। और डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट उनको हो सकता है अप टू 3 years और फाइन विथ मिनिमम 25,000 मिनिमम, जो जा सकता है 25 लाख तक मैक्सिमम, या फिर दोनों हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है। अगर कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंट हैं तो सेक्शन 447 के अकॉर्डिंगली जो पेनल्टी है वो लग जाएगी। क्लियर? दोबारा देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेटिस्फैक्शन में ये प्रूफ होना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, रिसर्च है, वेलफेयर है, रिलीजन है, चैरिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है। वो अपने प्रॉफिट्स अप्लाई कर रही है उन ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में, प्रोहिबिट कर रही है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स। कंपनी इंजॉय करती है बेनिफिट्स सब्जेक्ट टू लिमिटेड कंपनी, वो सारे जो लिमिटेड कंपनी को बेनिफिट्स हैं वो सारे वो एंजॉय करती है। फर्म में बी अ मेंबर और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, फर्म भी मेंबर हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी का। एमओए और एओए ऑल्टर तभी होगा अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल ले लिया तो, और कन्वर्ट दूसरी कंपनी में तभी हो सकती है अगर कंप्लाई कर रही है सर्टेन कंडीशंस के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई कंपनी जो पुराने लॉ में बनी है या इस लॉ में बनी है, उसके ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, अगर सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट्स है तो वो उस कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिवोक कर सकती है किसी भी कंपनी का लाइसेंस अगर वो कंपनी फेल कर रही है मीट करने में रिक्वायरमेंट्स। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को वाउंड अप करने के लिए और अमालगमेट विथ अनदर कंपनी। कंपनी कैन अमालगमेट ओनली विथ अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। कंपनी उसी कंपनी के साथ अमालगमेट होगी जिसके जो सेक्शन 8 में रजिस्टर है और जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं इसके साथ। अगर डिफॉल्ट होता है सेक्शन में तो फाइन लगेगा विच विल नॉट बी लेस देन 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा। डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 3 इयर्स और फाइन लग सकता है 25,000 से लेके 25 लाख तक। और अगर प्रूफ होता है कि कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंट है तो सेक्शन 447 का भी पेनल्टी आपको लग जाएगा। फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, तो इट इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, ये हमने देख लिया। इसकी प्रॉफिट्स प्रमोट करने में लग जाते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं कंपनी के। ये डिविडेंड नहीं देती है मेंबर्स को। नेम ऑफ कंपनी इंकॉर्पोरेटेड विदाउट यूजिंग लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, इसके आखिर में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नहीं लगता है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड, इसको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। बहुत सारे प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। ओपीसी कंपनी 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी होती है खुद की। एग्जेम्पशंस क्या है सेक्शन 8 कंपनी को, तो कंपनी सेक्रेटरीज इनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट करे। कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। शॉर्टर नोटिस एजीएम्स के लिए चलेगा, अगर 14 डेज का भी दिया एटलीस्ट तो भी वैलिड है इंस्टेड ऑफ जो 21 डेज का होता है। नो नेसेसिटी टू रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कोई नेसेसरी नहीं है रिकॉर्ड करना मिनट्स ऑफ मीटिंग्स अनलेस रिक्वायर्ड। डिस्पैच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपने 14 डेज में भी कर दिया तो ठीक है इंस्टेड ऑफ 21 डेज। सिर्फ 2 डायरेक्टर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं फॉर बोर्ड मीटिंग्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं होती। एग्जेम्पशन रिगार्डिंग फर्स्ट मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग्स, तो जैसे कंपनी को फर्स्ट मीटिंग जो 30 डेज के अंदर करनी होती है किसी भी कंपनी को, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड वंस एवरी 6 मंथ्स, अगर डायरेक्टर्स को मीट करना है तो वो 6 महीने में एक बार मीट कर सकते हैं। डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज भी आप ले सकते हो। मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड वही कह रहा है कि वो एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए एवरी 6 मंथ्स में। कुछ फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज में आपको रिलैक्सेशन है, जैसे कि अगर आपको एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी फॉर्म नहीं करनी है तो आप मत करो। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी फॉर्म नहीं करनी है तो आप मत करो। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एक्सीड्स 1 लाख, तो ये भी आप नहीं करो तो वैलिड है। तो एग्जेम्पशंस क्या क्या हैं, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट करो तो चलेगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं भी हो तो चलेगा। शॉर्टर नोटिस भी आप दे सकते हो 14 डेज का। नो नेसेसरी टू रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स अनलेस रिक्वायर्ड। डिस्पैच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स 14 डेज का हो तो चलेगा। ओनली 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड मीटिंग्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन रिगार्डिंग फर्स्ट मीटिंग और बोर्ड मीटिंग्स, अगर आप फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज नहीं करते हो तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 6 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज भी हो सकता है, और अगर आप चाहो तो एनआरसी और एसआरसी नहीं भी फॉर्म करो तो चलेगा। प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का फॉर एनजीओज, तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको सबसे पहले ऑब्टेन करना है लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है। फॉर्मेशन से पहले आप प्रमोटर्स को ये डिसाइड करना है कि क्या नेम होगा, ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस आपको डिसाइड करना है, ऑथराइज्ड कैपिटल डिसाइड करना है और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोटर्स डिसाइड करनी है। नेम कंपनी का वही होना चाहिए जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उससे इन कंसोनेंस विथ होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए।
लेकिन कंपनी के नाम में आप फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन ये सब इंक्लूड कर सकते हो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नेम ऐड करने की। स्टेप्स क्या है? प्रपोज डायरेक्टर्स के पास डिन होना चाहिए, जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनके पास डिन होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। एमओए एओए ड्राफ्टेड होना चाहिए। एटलीस्ट 2/3 of subscribers to MOA in case of private limited और public company, और minimum directors 2 और 3 होने चाहिए, maximum 15 हो सकते हैं। At least one director stayed in India for minimum 182 days in previous financial year. Application for incorporation के लिए आप application दोगे, e-form Spice Plus फाइल करोगे, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी। अप्लाई करोगे डिन के लिए, अप्लाई करोगे पैन के लिए, टैन के लिए। ई फॉर्म जब प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, सिन मिल जाएगा। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स ही अलाउड है फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन। इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है आपको स्पाइस प्लस में विद फॉलोइंग अटैचमेंट्स। इनकॉर्पोरेशन अटैचमेंट एप्लीकेशन जो आप फाइल करोगे स्पाइस प्लस, उसके साथ आपको अटैचमेंट्स फॉलोइंग अटैच करने हैं। कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन इन फॉर्म INC 8 by प्रोफेशनल, डिक्लेरेशन by each subscriber of memorandum of association in INC 9, एड्रेस प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको देना है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर्स देना है, INC 10 स्पेसिमेन सिग्नेचर देना है, पैन कार्ड देना है, NOC if there is any change in name of promoters, बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग सब्सक्रिप्शन टू MOA देना है, INC 22 वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस देना है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल देना है, नोटराइज्ड कॉपी ऑफ लीज और रेंट एग्रीमेंट, ऑथराइजेशन फ्रॉम ओनर, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ एविडेंस, टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। Appointment of directors of company in form DIR 12 with consent of directors form DIR 2, affidavit by directors for not accepting deposits, declaration by each director to MOA। ये सब आपको अटैचमेंट्स लगाने हैं स्पाइस प्लस के साथ। अगर जो ROC है वो सेटिस्फाई होगी कि आपने रिक्वायरमेंट्स मीट करे हैं, तो वो आपको इशू कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद सिन के साथ। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट किस हिसाब से गवर्न होता है? तो ट्रस्ट गवर्न होता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन, सेटलर जिसको बोला जाता है, टू अनदर जो ट्रस्टी होता है, who manages that property for the benefit of someone else, the beneficiary। 3 पार्टीज होती हैं, सेटलर ट्रांसफर करती है प्रॉपर्टी टू अनदर जो ट्रस्टी होता है, who manages that property for the benefit of someone else जो बेनिफिशियरी होता है। ट्रस्ट 2 तरह के होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट रेगुलेट होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से। पब्लिक ट्रस्ट रेगुलेट होता है रेगुलेटेड क्लासिफाइड एज चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे कि इसमें रेगुलेट होता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट 1920 से, रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट, चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। प्राइवेट में बेनिफिशियरीज नैरो होते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप ही होता है, क्योंकि प्राइवेट है, नाम से सजेस्ट कर रहा है कि नैरो लोगों को ही बेनिफिट्स मिलेंगे, कम लोगों को ही बेनिफिट्स मिलेंगे। पब्लिक में बेनिफिशियरीज जो हैं वो ज्यादा होते हैं, लार्ज और सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ पब्लिक होता है। बेनिफिशियरीज जो प्राइवेट में होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, असर्टेन इंडिविजुअल्स होते हैं। पब्लिक में इंटरेस्ट वेस्टेड इन अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग बॉडी। प्राइवेट में लिमिटेड नैरो डोमेन होता है, पब्लिक में लार्जर अंडर डोमेन होता है। पर्सन हु कैन क्रिएट ट्रस्ट, कौन क्रिएट कर सकता है ट्रस्ट को? तो एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो कर सकता है ट्रस्ट को फॉर्म। HUF कर सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकता है, ट्रस्ट बाय वुमेन कर सकता है, कंपनी कर सकता है, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विद परमिशन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कर सकता है। पर्सन्स हु कैन बी ट्रस्टी, कौन ट्रस्टी हो सकता है? तो सेक्शन 10 बोलता है एनी पर्सन केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी मे बी ट्रस्टी एक्सेप्ट टू कंडीशन ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ ट्रस्ट। In that case, he cannot execute it unless he is competent to contract।
कोई भी पर्सन केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टी हो सकता है, लेकिन उस केस में नहीं हो सकता जहां पे कंडीशन ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ ट्रस्ट है। उस केस में ही कैन नॉट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता अनलेस ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तब वो करेगा अगर वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो। एग्जेम्पशंस कौन से मिलते हैं ट्रस्ट को? टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। टोटल एग्जेम्पशन मिलेगा अगर स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, प्रोफेशंस के लिए, प्रमोशन ऑफ खादी एंड विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स के लिए है। अंडर सेक्शन 11 मिलेगा अगर इनकम, प्रॉफिट्स, गेन ऑब्टेन्ड बाय ट्रस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड होली फॉर द पर्पसेस ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल नेचर, अगर होली चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर के लिए है तो अंडर सेक्शन 11 उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। सच इनकम shall not be a part of trust income, thus not taxable। लेकिन सेक्शन 13 ये बोलता है सर्टेन सिचुएशंस में जहां पे टैक्स एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल नहीं है। कौन से वो हैं? जहां पे आपको इनकम हुई है प्रॉपर्टी से हेल्ड अंडर प्राइवेट रिलीजियस नेचर ट्रस्ट एंड नॉट एंड्योर प्रॉफिट फॉर पब्लिक, जिसमें आपको इनकम हुई है प्राइवेट रिलीजियस नेचर ट्रस्ट से और जिसके जो बेनिफिट्स हैं वो पब्लिक को नहीं जा रहे, तो वहां पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर जहां पे इनकम जो है ट्रस्ट की वो पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के लिए है तो उस केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ आईटी एक्ट 1961। इनकम एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम एक्सक्लूडेड है फ्रॉम टैक्सेबल इनकम? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पसेस। इनकम kept aside that does not exceed 25% of total income. Income set apart to certain extent and does not exceed 25% of total income. Income made by way of voluntary contributions towards corpus of trust. Income obtained from trust created before 1st April 1952 for charitable purposes and spent outside India. Charitable trust created for the benefit of any socially and economically backward caste, such as scheduled caste, scheduled tribes, or women or children. Now, tax exemption of private trust. तो ये बोल रहा है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ जो ट्रस्ट है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ ट्रस्ट में। अगर नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो सारे जो इनकम है वो उसके टैक्सेबल होते हैं बेनिफिशियरीज में, लेकिन अगर बेनिफिशियरी माइनर है तो इनकम क्लब हो जाती है उस पेरेंट के साथ जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है, दोनों से ज्यादा है। हाउएवर इफ इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो उस केस में शेयर्स ऑफ बेनिफिशियरीज अननोन रहते हैं और इनडिटरमिनेट रहते हैं और उसमें टैक्स लगता है एमएमआर के रेट से। और इनकम जो है ट्रस्ट की वो इंक्लूड करती है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस टैक्सेबल एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ट्रस्ट को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो? तो इट कैन बी क्रिएटेड बाय एनी पर्सन ओवर 18 इयर्स ऑफ एज, 18 साल से बड़ा होना चाहिए वो फॉर्म कर सकता है। मेंटली साउंड और केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। Before registration of trust, following aspects have to be decided. Registration कराने से पहले आपको कुछ फॉलोइंग चीजें ये ध्यान में रखनी है। नेम ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस ऑफ ट्रस्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, चैरिटेबल और रिलीजियस, वन सेटलर ऑफ ट्रस्ट, टू ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट, मूवेबल और इमूवेबल। आपको ट्रस्ट डीड बनानी है, उसमें आपका क्या क्या मेंशन होना चाहिए? नेम ऑफ ऑथर, सेटलर, नेम ऑफ ट्रस्टी, नेम ऑफ बेनिफिशियरी, नेम ऑफ ट्रस्ट, प्लेस वेयर principal and other offices be situated, property that shall devolve upon trustee under trust, an intention to divest trust property upon trustee, object and purpose of trust, rights and duties of beneficiaries. ऑब्टेन करना है आपको सिग्नेचर सेटलर का, ट्रस्टी का, विटनेसेस का, फोटो आईडी फर्निश करने हैं, एटलीस्ट 2 विटनेसेस होने चाहिए। प्रिंट करना है ट्रस्ट डीड ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन। रजिस्टर कराना है आपको ओरिजिनल डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, पेइंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सेटलर एंड विटनेसेस मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट विद देयर आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल। सब रजिस्ट्रार रिटेन करेगा फोटोकॉपी एंड रिटर्न्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड। Then trust can apply for PAN and open bank account for it as it is a separate entity.
नाउ कम्स सोसाइटी। तो सोसाइटी गवर्न होता है एज पर सेक्शन 20 ऑफ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1863। सोसाइटीज कैन बी फॉर्म्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। चैरिटेबल सोसाइटी के लिए फॉर्म किया जा सकता है सोसाइटी। मिलिट्री ऑर्फन फंड्स और सोसाइटीज एस्टैब्लिश्ड एट सेवरल प्रेसिडेंसीज ऑफ इंडिया के लिए फॉर्म किया जा सकता है। सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेचर और फाइन आर्ट्स फॉर इंस्ट्रक्शन, डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म किया जा सकता है। फाउंडेशन और मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स फॉर मेंबर्स पब्लिक के लिए फॉर्म किया जा सकता है। पब्लिक म्यूजियम्स और एंड गैलरीज ऑफ पेंटिंग्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, कलेक्शंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स और डिजाइन के लिए फॉर्म किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है सोसाइटी के? तो सिंपल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन है। रिकॉर्ड करता है कीपिंग रिक्वायरमेंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स मिनिमम होते हैं इसके, और कंप्लायंस भी इजी होता है। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम होता है। लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस है बाय रेगुलेटर। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ड्यू टू चैरिटेबल नेचर ऑफ ऑपरेशंस। डिसएडवांटेजेस क्या है सोसाइटी की? टैक्स एग्जेम्पशन में अप्लाई टू पब्लिक ट्रस्ट ओनली टू द एक्सटेंट आईटी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट्स एक्टिविटीज एज बीइंग चैरिटेबल। तो टैक्स एग्जेम्पशन सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट को ही मिलता है, ओनली टू द एक्सटेंट जो आईटी डिपार्टमेंट को लगता है कि चैरिटेबल नेचर में है। इनअप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कमर्शियल वेंचर है, तो इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पाते लोग। कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप इज वर्चुअली एब्सेंट, इसलिए अट्रैक्टिव नहीं रहता। कमर्शियल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस में, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कमर्शियल इन्वेस्टर्स रिगार्ड इन्वेस्टर्स इन सच एंटिटीज एज रिस्की मेनली ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। उनको लगता है इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म ज्यादा नहीं है सोसाइटीज वगैरह में, तो ये इसलिए इनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैनेजरियल प्रैक्टिसेस और प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे अच्छा नहीं है, इसलिए इनको लार्ज स्केल फंडिंग भी नहीं मिल पाती है। नो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। Organization registered under Societies Registration Act and Trust Act are considered unincorporated bodies. They are vulnerable to implication under Moneylenders Act of various state governments. Consequences क्या होते हैं registration, non-registration of society के? Registration gives legal status to society and essential for obtaining registration and approvals under IT Act. Lawful vesting of property in societies provides authenticity and recognition to society before all authorities and world at large to open bank accounts and transaction of business. If society not registered, then all trustees in charge of fund have alone a legal status, and society has no legal status, cannot be sued or sued, may exist in fact and theory, but not in the eyes of law. Accounts and audit. Societies are in possession of funds and properties provided to them by members or other persons. फंड्स जो होंगे वो उनके अप्लाई होंगे फर्दर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में जिनके लिए सोसाइटी फॉर्म की गई है। मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडीज आर ट्रस्टीज हु अप्लाई फंड्स। हर सोसाइटी को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं साल में एटलीस्ट एक बार, मतलब साल में एक बार ऑडिट कराने हैं। लिटिगेशन, इट इज केपेबल ऑफ सुइंग एंड बी स्यूड, वो स्यू कर भी सकती है और स्यू उसको किया भी जा सकता है। बेनिफिट्स क्या है फॉर्म करने के सोसाइटी के? तो अंडर आईटी एक्ट सोसाइटी कैन अवेल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 12A 12AA ऑफ आईटी एक्ट 1961। डोनर्स टू सोसाइटीज मे क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन आईटी एक्ट प्रोवाइडेड सोसाइटी अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड अप्रूवल अंडर सेक्शन 80G। सोसाइटी बीइंग एनजीओ रिसीव वेरियस ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, वो क्योंकि एनजीओ होती है तो उसको बहुत सारे ग्रांट्स और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं एजेंसीज से, गवर्नमेंट से। वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलती है एंड इंश्योर्स वाइडर पार्टिसिपेशन बाय मेंबर्स, उसको चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन प्रोसेस में स्कोप फॉर रिमूविंग इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इफेक्ट चेंजेस इन मैनेजमेंट टू एंश्योर बेटर गवर्नेंस। इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो स्कोप होता है फॉर रिमूविंग इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इफेक्ट changes in management to ensure better governance. Formation of society के लिए क्या क्या आपको चाहिए? तो any 7 or more members can register society. MOA फाइल करना है आपको रजिस्ट्रार के साथ। Registration can be done at state level or district level. Consent letters आपको सारे members का देना है मैनेजिंग कमेटी के। डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कि आपको सबमिट करने हैं इस रजिस्ट्रार को।
लेटर रिक्वेस्टिंग रजिस्ट्रेशन साइंड बाय फाउंडिंग मेंबर्स, कॉपी ऑफ MOA फाइल करना है, CTC ऑफ रूल्स रेगुलेशंस करने हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, sworn affidavit from president or secretary declaring relationship between subscribers, address proof of registered office and NOC from landlord. ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसी के साथ हमारा गाइस चैप्टर नंबर 7 रिवाइज हो चुका है, जो कि था एनजीओ का। आई होप आपको ये पसंद आया वो लेक्चर, एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पस के लिए। मेन में अगर चाहते हो आप, तो आप एग्जाम्स के लिए आप मेन अपने मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो और इनसे भी पढ़ सकते हो रिवाइज करने के टाइम, और एग्जाम के लास्ट डे में तो इन्हीं से पढ़ना। सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।